Hello everyone, welcome you all to my channel AccountsMate. I hope you all are doing great. So today's topic is capital structure for BCom final year students. और आज हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, कैपिटल गियरिंग रेशियो से क्या मतलब है, किस तरीके से आप अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हो एंड व्हाट एग्जैक्टली ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। तो कंपनी को अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, चाहे वो डे टू डे एक्टिविटीज हो, चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पज से उसे कुछ करना हो, फंड की रिक्वायरमेंट होती है, पैसा। अब इस फंड को कंपनी कहां से अरेंज करेगी? इक्विटी शेयर इशू कर भी कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर भी कर सकती है। इक्विटी एंड प्रेफरेंस मतलब आप जब पब्लिक को एज अ होल इन्वाइट करते हो एज ओनर तो इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ती है। एज ओनर विद सम प्रेफरेंशियल राइट मतलब आप उन्हें कुछ प्रेफरेंसेस दे देते हो कि आपको डिविडेंड मिलेगा इस फिक्स रेट से और आपका पेमेंट इक्विटी वालों से पहले होगा, तो वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बन जाते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया। बट यहाँ नुकसान क्या होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करने का शेयर होल्डर का, कि उसको अगर हायर प्रॉफिट है तो हायर डिविडेंड नहीं मिलेगा जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रहा था। उसको फिक्स्ड, अगर ये 6% के प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उसको ईयरली 6% के रेट से ही डिविडेंड मिलेगा। कंपनी कैपिटल और कहां से अरेंज कर सकती है? डिबेंचर्स इशू करके कर सकती है। डिबेंचर के आगे भी एक रेट दिख रहा है, ठीक। तो जो परसेंट इनके आगे मेंशन है, इसका मतलब ये होता है कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 6% जो भी ये रेट स्पेसिफाइड है उस रेट से ईयरली डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। डिबेंचर के आगे अगर कोई रेट परसेंट स्पेसिफाइड है मींस आप डिबेंचर होल्डर को इस पर्टिकुलर रेट से इंटरेस्ट दिया करेंगे। आपके पुराने प्रॉफिट्स और कुछ ऐसे प्रॉफिट जो अभी तक एप्रोप्रिएट नहीं हुए वो सब दिए हुए हैं, करेक्ट। तो पहले अब इनमें से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी कैपिटल, मतलब अगर हम कैपिटल गियरिंग रेशियो की बात करें तो कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है? आप एक प्रपोर्शन देख रहे हो कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कितनी ऐसी कैपिटल है जो फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल है और कितनी ऐसी कैपिटल है जो वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल है। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल और वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल जैसे नाम से इसके आगे परसेंटेज से थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आपको कि आपको इन्हें एक फिक्स रेट से डिविडेंड देना पड़ेगा, आपको इन्हें एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसी कैपिटल क्या होती है? इसे बोला जाता है फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। ऐसी कैपिटल जिसके थ्रू फंड रेस करते ही आपको पता है कि आपको इस पर्टिकुलर अमाउंट का खर्चा ईयरली आने वाला है, वो कैपिटल है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। और इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? अगर पैसे ज्यादा है तो ज्यादा डिविडेंड होगा, अगर कंपनी ने इस साल प्रॉफिट अर्न नहीं किया तो ऐसा भी हो सकता है कि डिविडेंड डिक्लेयर ना करे। तो ऐसी कैपिटल को क्या बोला जाता है? वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। पुराने प्रॉफिट्स, पुराने जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं वो भी अल्टीमेटली ओनर से बिलोंग करते हैं। ओनर मींस इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो कलेक्टिवली ये भी पार्ट होते हैं वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल के। अब हम देखते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो होपफुली कैपिटल स्ट्रक्चर समझ में आ गया। कंपनी ने फंड रेज किया, किसके सोर्स के थ्रू किया, उसे कलेक्टिवली कैपिटल स्ट्रक्चर बोला गया कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर ये है। तो एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर के थ्रू कंपनी ने फंड रेज किए, पुराने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी गिवन थे उनको लिख लिया। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कैपिटल गियरिंग रेशियो बताइए, तो फॉर्मूला विल बी वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल VCBC अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग FCBC। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। आपकी वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल क्या है? अब वेरिएबल से ऐसे याद रखना है कि हमेशा अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो ज्यादा डिविडेंड देंगे इन्हें, अगर प्रॉफिट कम है तो कम डिविडेंड देंगे। इनकी जो कॉस्ट है वो वेरी करती जा रही है, इसलिए ये वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल है। सो वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल 4 लाख, ये रिजर्व्स इन्हीं से बिलोंग करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल ये भी वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल है अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल कौन कौन सी है? जिन्हें एक फिक्स रेट से डिविडेंड का इंटरेस्ट देना है, 1,80,000 प्लस 1,20,000. So your total will be 6 lakh upon 3 lakh. तो आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो आया 2:1।
कैपिटल गियरिंग रेशो का फॉर्मूला VCBC अपॉन FCBC भी हो सकता है और इट कैन बी फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल अपॉन वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल टू, दोनों ही वैलिड है। बट अगर आपसे इनिशियली पूछा जाए तो यही फॉर्मूला ज्यादा प्रेफरेबल है। यहाँ पर एक चीज और आती है कि आप इस कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को देखकर ये पता लगाइए कि कंपनी ने हाई गियर लगा रखा है या लो गियर लगा रखा है। तो अब इसके लिए भी एक चीज याद रखनी है, अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल ज्यादा है, ज्यादा किससे है? वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल से। अगर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल ज्यादा है तो हमने क्या कर रखा है? हाई गियर लगा रखा है, ठीक। और अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल कंपैरेटिवली कम है वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल से, तो आप लो गियर पर हो। जैसे गाड़ी का गियर होता है, सिमिलरली उसी की तरीके से आपको इसको रिलेट करना है। मतलब इनिशियली कंपनी जब स्टार्ट होती है तो आपको प्रॉफिट की कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि आपको इतना प्रॉफिट होगा, तो इनिशियली कंपनी का जो गियर है वो लो होना चाहिए, मींस उसे वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल से पैसा उठाना चाहिए। मतलब कंपनी में लोगों की इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए एज इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट की सर्टेनिटी नहीं है। अगर प्रॉफिट ज्यादा होता या एक फिक्स रेट से उन्हें प्रॉफिट अर्न कर रहे होते तो फिर आप क्या करते हैं वो लोग, तो वो वेरिएबल कॉस्ट की जगह फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल की साइड शिफ्ट करते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया। अगर फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल ज्यादा है देन कंपेयर टू योर फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, तो आपने लगा रखा है हाई गियर। और अगर फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल कम है तो इन्होंने लगा रखा है लो गियर। तो अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं और आपसे पूछूं कि कौन सा गियर है, तो चेक करते हैं। यहाँ वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल ट्वाइस है देन कंपेयर टू योर फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। मतलब इन लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू, मतलब इक्विटी के थ्रू ज्यादा फंड रेज कर रखे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कम है, तो इन्होंने कौन सा गियर ऑप्ट कर रखा है? लो गियर। और कंपनी को इनिशियली लो गियर ही ऑप्ट करना चाहिए। होपफुली आपको समझ में आ गया। क्विकली रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर को देखते हुए कैपिटल गियरिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल अपॉन वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, और वाइस वर्सा। फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल ऊपर रखकर नीचे आप वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल लिख सकते हैं। कंपनी के गियर की अगर बात करें कि हाई गियर है या लो गियर है, तो उसको कंपेयर करेंगे आप कैपिटल स्ट्रक्चर में वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल और फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल के प्रोपोर्शन से। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल ज्यादा है तो हाई गियर, कम है तो लो गियर। होपफुली आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, वो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड करती है कि इक्विटी शेयर होल्डर के बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर दे। अब इक्विटी शेयर होल्डर का बेनिफिट कैलकुलेट कैसे होता है? अर्निंग पर शेयर से। कैसे कैलकुलेट होता है? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर से। अब ये चेक करते हैं कि ईपीएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो फॉर्मूला देखते हैं। सेल्स, अगर कंपनी की सेल्स गिवन है तो सेल्स में से आप माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट वी सी इज वेरिएबल कॉस्ट। गुड्स को बनाने के लिए जो पर यूनिट पर खर्चा आ रहा है उसको वेरिएबल कॉस्ट बोला। माइनस करने के बाद आपका आता है कंट्रीब्यूशन। अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद होना चाहिए। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद आता है कंट्रीब्यूशन। इसके बाद आप माइनस करते हो फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब जिस कॉस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता आप प्रोडक्शन करें या ना करें, ये फिक्स्ड ही रहेगी। जैसे प्रोडक्शन करते टाइम फैक्ट्री का रेंट। तो इस फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करने के बाद आपका क्या आता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या कहते हैं हम इसे? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से आप माइनस करते हो इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किसका? ये जो डिबेंचर होल्डर है उन पर जो 8% रेट दे रखा है उनका इंटरेस्ट, या अगर कंपनी ने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन के थ्रू फंड रेज कर रखा है तो वो लोन किस रेट से ले रखा है उसका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आपके पास आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, और यू कैन से EBT। इसके बाद
आप टैक्स माइनस करते हैं। टैक्स हमेशा इस अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाता है, इसका जो भी परसेंट स्पेसिफाइड है, टैक्स माइनस करने के बाद आपका आया अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसके बाद इसमें से आप माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ये प्रेफरेंस डिविडेंड क्या था? कैपिटल स्ट्रक्चर में जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, जो उसके आगे रेट स्पेसिफाइड था, इस अमाउंट पर वो अप्लाई कर दे तो प्रेफरेंस डिविडेंड ईयरली आ जाएगा, वो माइनस कर देते हैं। उसके बाद जो अमाउंट आती है उसे आप बोलते हो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये जो पैसा बचा ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, इस अमाउंट को अगर मैं डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, अगर इसने मुझे बोला होता कि मेरा 100 रुपए का एक शेयर है, अगर 100 रुपीज ईच इसका शेयर था, तो कितने शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आते हैं? 4000। कैसे कैलकुलेट किया? 4 लाख की कैपिटल है, 100 रुपए पर शेयर में डिवाइडेड है, तो कितने शेयर्स हो गए? 4000 शेयर्स। होपफुली आपको समझ में आया। तो 4000 से जब मैं ये अमाउंट को डिवाइड कर देती हूं तो जो अमाउंट आएगी, जो चीज आएगी, उसको आप बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, और यू कैन से ईपीएस। तो हम ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्ट करते हैं जिससे हमारी ईपीएस मैक्सिमम हो, मतलब हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का बेनिफिट सबसे ज्यादा हो। इसी चीज को बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट और इक्विटी का इस तरीके से मिक्स एंड मैच रखें कि ईपीएस मैक्सिमम हो जाए। एक एग्जांपल के थ्रू इस ईपीएस को समझते हैं, बाकी ये होपफुली आपको समझ में ही आ गया। सो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का इंपैक्ट सीखते हैं। शिव लिमिटेड डिजायर टू परचेज अ मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख। एक कंपनी को 1 लाख रुपए की मशीन खरीदनी है फॉर अ प्रोजेक्ट whose financing is to be done by raising 40,000 equity share। तो कंपनी क्या चाहती है? कंपनी को 1 लाख रुपए अरेंज करने हैं और इस चीज के लिए वो इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है 40,000 के, और 10% डिबेंचर के थ्रू 10% डिबेंचर 60,000 रुपीज अरेंज करना चाहती है। तो एक कैपिटल स्ट्रक्चर तो है इसका कि इक्विटी के थ्रू 40,000 और डिबेंचर के थ्रू 60,000 का फंड ये रेज कर ले। अनदर अल्टरनेटिव इज टू रेज थ्रू 1 लाख इक्विटी शेयर, और सेकेंड ऑप्शन इसके पास ये है कि ये सारा का सारा 1 लाख इक्विटी के थ्रू अरेंज करे, डिबेंचर के थ्रू अरेंज करे ही ना, मींस ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करे ही ना, सारा का सारा पैसा ये इक्विटी शेयर्स के थ्रू फंड रेज करे। हर सिचुएशन में क्या होगा कि कंपनी की अर्निंग इस 1 लाख रुपए की मशीनरी लगाने से कंपनी की अर्निंग 40% रहेगी। अर्निंग 40% रहने का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख का 40% कितना रहेगा? 40,000। कैसे कैलकुलेट किया ये आपने? 1 लाख का 40%। दोनों ही ऑल्टरनेटिव्स में 40,000 की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रहेगी। आपको एग्जामिन करना है इसका अफेक्ट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या पड़ा, मींस अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी और डेब्ट का मिक्स है, या अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ इक्विटी के थ्रू फंड रेज किया गया, तो इस चीज का अर्निंग पर शेयर पर क्या फर्क पड़ेगा। टैक्स का रेट 50% है। स्टार्ट करते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट। इस ऑल्टरनेटिव में कितना इंटरेस्ट बैठता है? 60,000 का 10% 6,000, और इस ऑल्टरनेटिव में कुछ भी नहीं, क्योंकि डिबेंचर है ही नहीं, तो इंटरेस्ट उनका है ही नहीं। अब क्या आएगा आपका? अर्निंग बिफोर टैक्स EBT। 40,000 में से 6,000 माइनस करने के बाद ये अमाउंट आती है 34,000 और ये 40,000। अर्निंग बिफोर टैक्स में से अब क्या माइनस होता है? टैक्स। टैक्स 50% दे रखा है, और किसका 50%? इस अमाउंट का, मींस 17,000 एंड 20,000। किसका 50%? इसका। अब आपके पास क्या आया? अर्निंग आफ्टर टैक्स। 34,000 में से 17 अगर आप माइनस आउट कर दोगे तो 17 ही बचेगा। 50% टैक्स पे कर दिया, 50% आपके पास, इसमें 20,000। इसके बाद आप माइनस करते थे प्रेफरेंस डिविडेंड। सिंस कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं कैपिटल स्ट्रक्चर में,
तो आपका कोई प्रेफरेंस डिविडेंड हुआ ही नहीं। इसी चीज को आप क्या कहोगे? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितनी अर्निंग होगी? इस ऑल्टरनेटिव में 17,000 और इसमें 20,000। आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दोनों ऑल्टरनेटिव में कितने हैं, अब ये पता करते हैं। 40,000 इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू आपने फंड रेज किया है। 40,000 और कुछ नहीं कह रखा तो फेस वैल्यू 100 एज्यूम की जाती है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको समझाया था। 40,000 डिवाइडेड बाय 100 से ये अमाउंट आएगी 400 और इस केस में ये अमाउंट आएगी 1000। कैसे निकाले मैंने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मैंने फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में कैलकुलेट किए। 40,000 रुपीस मैंने रेस किए थे इक्विटी से, कुछ नहीं कह रखा तो फेस वैल्यू 100 एज्यूम की 400 और सेकंड ऑल्टरनेटिव में मैंने ये अमाउंट निकाली 1 लाख ओवर 100,000। होपफुली आपको ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? A अपॉन B से क्या निकालेंगे? अर्निंग पर शेयर। इस ऑल्टरनेटिव में अर्निंग पर शेयर आएगी आपकी 42.5 और इस ऑप्शन में और अर्निंग आएगी आपकी 20। तो आप ऐसे ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं जिससे आपकी अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम होती है। और एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत क्लियर है ये चीज कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी और डेब्ट का मिक्स लें तो ईपीएस मैक्सिमम हो जाती है। इसी चीज को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी क्या कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल टू